वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स पार्ट 5 विच इज सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज जेई मेन के 3 साल से फ्रेंड ये इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे हम देखें 2018, 2019, 2000 इवन के 20 और 21 में भी फ्रेंड इसका क्वेश्चन आया है। मतलब इसके हर एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। So friend, let us sum linear equation of three variables like a11 x1, a12 x2. We take x and y for convenient, xy, a13 z is equal to b1, a21 x plus a22 y plus a23 z is equal to b2, a31 x plus a32 y plus a33 z is equal to b3। ओके फ्रेंड्स अब ये इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? आई कैन राइट इट एज मैट्रिक फॉर्म। वो कैसे देखिए, a11 a12 a13 a21, इसको अब जो a22 है मेरा सेकंड रो सेकंड कॉलम, और जो z का कोफिशिएंट है सेकंड रो में वो a23 मींस सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम लाइक a31 एंड इट इज a32, इट इज a33। ओके फ्रेंड्स, सो ये मेरा एक आ गया xyz। यहां मैंने लिख लिया b1 b2 b3 which is the constraint of these equations। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से कि जो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यही इक्वेशंस बनेगी। जैसे a11 को मैं x से कर लूंगा तो मेरे पास a11x, a12 को जब मैं y से करूंगा तो मेरे पास a12y, जब मैं a13 को z से करूंगा तो मेरे पास a13z। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास यही इक्वेशन बनेगी। बेसिकली इसको मैंने रीअरेंज करके ये लिख दिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको मैं लेट कर लेता हूं मेरी मैट्रिसेस A, इसको मैं लेट कर लेता हूं मेरी जो कॉलम मैट्रिसेस है इसको मैं लेट कर लेता हूं x, और इसको b लेट कर लेता हूं। तो ये मेरा बन गया ax इज इक्वल टू b। ठीक है ना फ्रेंड्स, जस्ट इट इज अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी टाइप्स। Yes friends, so type of this simultaneous linear equations, first type is homogeneous linear equation, and second is non-homogeneous linear equation, फर्स्ट वन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। फ्रेंड, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में बेसिकली होता क्या है कि ऑल कंस्ट्रेंट्स आर जीरो, यानी कि पूरा का पूरा मेरे पास जो b है वो जीरो होता है। मैं ये भी कह लूं कि जो मेरा b1 b2 b3 होता है वो कितना होता है 0 0 0, यानी कि ऑल bi's आर जीरो। ठीक है ना फ्रेंड्स, बट इसमें नॉन होमोजेनियस में जो मेरा पूरा का पूरा, इसको मैं b लेट कर लूंगा ना, जो कॉलम मैट्रिक्स है, जो मेरा पूरा का पूरा b होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मींस इसमें से एटलीस्ट ऐसा मुझे b1 मिलेगा जरूर नॉन होमोजेनियस में कि जो जीरो नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट एक तो मुझे मिलेगा, है ना। मतलब एक से ज्यादा हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक तो मिलेगा, है ना। तो इस इक्वेशन को मैं कहता हूं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। बट फ्रेंड्स, सॉल्यूशन से पहले
हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी जिसको हम सॉल्यूशन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। उसका बेसिकली नेम है एक्सेलेंट फॉर्म। इसको हम एक्सेलेंट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम रो रैंक फॉर्म भी कहते हैं। वो हमें सीखनी होगी फ्रेंड। इस फॉर्म से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसको हम करेंगे अभी क्वेश्चंस को जो जेईई मेन में आने हैं, मतलब इस फॉर्म से मैं करूंगा क्वेश्चन, है ना। सो देखते हैं इस फॉर्म को, ये है क्या बेसिकली। जैसे इसके लिए फ्रेंड हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 2 3 4 और 3 5 6, ये मेरे पास सपोज कर लो एक मैट्रिक्स है, यहाँ एक्स वाई जेड और यहाँ कुछ भी लाइक 1 2 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसमें हमने एक्सेलेंट फॉर्म अप्लाई करनी है, ठीक है ना फ्रेंड। एक्सेलेंट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। वो बेसिकली ऑपरेशन है क्या, देखिए। सबसे पहला तो ऑपरेशन, मतलब सबसे पहले ऑपरेशन अप्लाई कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक तो ऑपरेशन होता है, 3 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। जब जनरली हम देखें तो आर आई प्लस एम आर जे, आर आई अपॉन एम, और आइदर एम आर आई, एक ही बात है, इसको यही लिख लो बस। और थर्ड ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स वो है आर आई रीअरेंजिंग आर, ठीक है ना फ्रेंड्स, आर आई रीअरेंजिंग आर, ठीक है। अब ये होता है, ये ऑपरेशन लगाते कैसे हैं आपको मैं यही मैट्रिसेस यही एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड मैंने बेसिकली करना क्या है, ये मैट्रिसेस मेरे पास बनी कैसे है ना, ये मैट्रिसेस 3 क्वेश्चंस को रीअरेंज करके बनी है। 3 क्वेश्चंस इसमें क्या होंगी, जैसे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस y प्लस 2z इज इक्वल टू 1 टाइप, मतलब ऐसे 3 इक्वेशन बनेंगी और 3 इक्वेशन को रीअरेंज करके मेरे पास ये मैट्रिसेस बनी है ना। अब ये मैट्रिसेस को मैं सॉल्व करने के बाद क्या फाइंड कर पाऊंगा फ्रेंड, ये मैट्रिसेस को मैं सॉल्व करने के बाद x y z की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, ठीक है ना फ्रेंड। ये मैट्रिसेस को सॉल्व करने के बाद मैं x y z की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, है ना फ्रेंड। फ्रेंड ये जो टॉपिक है ना बेसिकली आपको ये 12th क्लास में भी सिखाते हैं, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। लेकिन वो जब वो 12th क्लास तक ही ठीक है, बिकॉज जब हम उसे जेईई मेन के क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो फ्रेंड वो इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मेथड इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। वो जैसे वो मेथड था 12th क्लास में ax इज इक्वल टू b वाला, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कि हम करते क्या थे उसमें कि a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके उसको b से मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल देते थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। बट ये जब आप इसमें अप्लाई करोगे तो इजीली आपके क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे फ्रेंड, ठीक है ना, और ये लेंथी भी काफी है। तो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो मैं सिखाने लगा हूं। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम करेंगे क्या, बेसिकली हमने करना क्या होता है ना, हमने करना क्या होता है फ्रेंड, हमने इसकी हेल्प से ये यहाँ कोई भी मतलब फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। और इसकी हेल्प से मैंने ये दोनों जो ये मेरे नंबर है मैंने जीरो करने, है ना। फिर से मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, इसकी हेल्प से मैंने ये दोनों नंबर जीरो करने, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब उसके बाद सेकंड रो में मैं क्या करूंगा, सेकंड रो में मेरे पास ये नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जब सेकंड रो की बात करूंगा तो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा होगा, बिकॉज ये तो जीरो हो चुका होगा, है ना। इसकी हेल्प से ये दोनों नंबर तो जीरो हो चुके होंगे, है ना। अब जो भी मेरे पास ये नंबर आएगा ये भी नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। जब ये भी नॉन जीरो होगा तो इसकी बात करनी है ना, मतलब मैंने पहला नॉन जीरो नंबर देखना है, ठीक है ना फ्रेंड। वो मैं जब क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। जस्ट ये रफ आइडिया है थोड़ा सा कि जब मैं ये वाला नंबर मेरा नॉन जीरो होना चाहिए और इसकी हेल्प से मैं इसको जीरो करूंगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और थर्ड जो मेरा नंबर है वो चाहे नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, बिकॉज वो लास्ट नंबर है, उसकी हम इतनी जनरली बात नहीं करेंगे। और आपको जो क्वेश्चन आएगा जनरली 3x3 में अभी तक क्वेश्चन आया, जो भी 3-4 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं ईच जेईई मेन की शिफ्ट में, वो आपको 3x3 में से क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब ऑपरेशन कैसे अप्लाई करूंगा। सबसे पहले मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो मैंने R2 के ऊपर करना है, बिकॉज मैंने
ये वाले एलिमेंट को मैंने इसकी हेल्प से जीरो करना है। तो यहाँ 1 है, R1 जो रो 1 में मेरा एलिमेंट है, मैंने रो 2 के एलिमेंट को इसकी हेल्प से जीरो करना है, फिर मैंने रो 3 के एलिमेंट को भी इसकी हेल्प से जीरो करना है। तो देखिए फ्रेंड मैं ऑपरेशन कैसे लगाऊंगा। अब देखिए मैं पहले ये वाले ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा, है ना, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा। जब मैंने R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, R2 माइनस माइनस। अब मुझे R2 में कैसा ऑपरेशन लगाना चाहिए कि मैं इसको इससे जब करूं कुछ तो मेरे पास ये जीरो आ जाए। डेफिनेटली मैं यहां R1 लिखूंगा और R1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं R2 को माइनस करूंगा, सो डेफिनेटली मेरे पास ये चीज जीरो आ जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड। जब मैं R2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो जैसे ये है 2 माइनस 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट क्या है फ्रेंड, 1, सो 2 माइनस 2 जीरो आ गया, है ना। तो इसके जैसे ऑपरेशन अप्लाई करना है। इसमें क्या जैसे है यहाँ आर आई और आर जे, यानी कि जो यहाँ हम नंबर लेंगे ना वो यहाँ भी लेना पड़ेगा। मतलब मैं m को ये वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। मतलब जब मैंने R2 में ऑपरेशन लगाना है तो मैं m को R2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं m को जिसके विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन लगा रहा हूँ उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ भी किया है, R2 के ऊपर मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं जो भी कर सकता हूं वो मैं इससे कर सकता हूं, ठीक है ना फ्रेंड। सो यहां कितना आ गया जब मैंने ऑपरेशन लगाया, ये यहां कितना आ गया फ्रेंड्स। यहां मैं ऊपर तो सेम लिख लेता हूं बिकॉज ऊपर वाली कोई टर्म तो चेंज होनी नहीं, बिकॉज मैंने ऑपरेशन ही R2 में लगाया। जिस रो में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा वही रो चेंज होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं जैसे 2 माइनस 2 है ना, यहाँ 2 माइनस 2 हो गया 0। अब देखते हैं अब R2 का ये कौन सा एलिमेंट 3। अब देखिए 2 इंटू R1 का कौन सा एलिमेंट है, ये 1, तो 3 माइनस 2 1 हो गया। इसकी कोई नहीं है, इसकी कोई परवाह नहीं है, बिकॉज हमें ये कंडीशन है कि इसके नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। फर्स्ट सम है तो इसको सीखने में टाइम लगेगा, तो एक दो सम हम और करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक दो सम और करेंगे तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सिमिलरली मैं जब R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा ये वाली एलिमेंट में 2 3 में, तो 4 माइनस 2 इंटू 2 यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं साथ के साथ ही मैं ऐसा करता हूं कि यहां मैं साथ के साथ ही R3 में भी ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। जब मैं R3 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या होगा। R3 ये आपको ना वैसे डिटर्मिनेंट जब चैप्टर करेंगे उसमें भी आपको सीखना होगा ये, ठीक है। तो आप यहां ही सीख लो, यही अच्छा है, बिकॉज उसमें प्रॉपर्टी वाले सम में ये भी चीज लगानी होती है तभी सम सॉल्व होते हैं। तो R3 माइनस 3R1, ये मैंने 3R1 क्यों किया, बिकॉज यहां जब मैं कोई भी मुझे ऐसा R1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा एलिमेंट जिसको मैं इससे कुछ करूं तो मेरे पास जीरो आ जाए। देयरफॉर मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसको -3 से R3 वाले एलिमेंट को प्लस करूंगा तो मेरे पास जीरो आ जाएगा, है ना। तो यही मेथड को ध्यान में रखते हुए मैंने R3 और R1 लिखा और m मेरा -3 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। m कोई नेचुरल नंबर नहीं, कोई इंटीजर नहीं, कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर m शुड बी, है ना। सो ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 6 - 3 और 0 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ मेरा आ गया, है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ मेरी ठीक है ना, और मैं XYZ। अब फ्रेंड मैं ऐसा करता हूँ, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ अप्लाई किया ना वो ऑपरेशन मैं यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ। जो ऑपरेशन मैंने यहाँ अप्लाई किया ना वो B1 को भी साथ के साथ ही अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो B1 में जब ये ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो R2 - 2R1 ये भी यहाँ 1 ये भी 0 हो जाएगा, और R3 भी मतलब यहाँ भी सिमिलरली यही ऑपरेशन लगा, बिकॉज R3 में कौन सा ऑपरेशन लगा, R3 - 3R1 ना, तो ये R3 का एलिमेंट है ना मेरे पास, रो 3 का ये एलिमेंट है, देखो। तो जब ये रो 3 का एलिमेंट ये रो 2 का एलिमेंट था, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया था ना, R2 - 2R1, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, अब बस यहां तक तो आ गया, है ना। अब देखिए मेरे पास ये चीज आ गई, अब ये चीज आ गई, है ना। यहाँ अब सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, यही है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू जितने भी नीचे नॉन जीरो एलिमेंट है उसको मैंने जीरो बनाना है। इसके विद रिस्पेक्ट टू नीचे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसको मैंने जीरो बनाना है, ठीक है ना फ्रेंड। हम ये भी देखते हैं कि यहाँ ना 1 हो, यहाँ 1 क्यों हो, बिकॉज जब यहाँ कोई और नंबर होता है ना तो मेथड डिवाइड में आ जाता है, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है इसको सॉल्व, उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंथी सी हो जाती है।
तो हम कोई भी नंबर जो जब 1 ना हो तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज डिवाइड ना भी करो तब भी आपका बिल्कुल मेथड ठीक है ना। वो जब क्वेश्चन आएगा तब हम डिटेल से कर लेंगे उसको, है ना। तो देखते हैं हम 1 1 2। अब देखिए 0 1 0। अब मैंने R2 के ऊपर अब मैंने क्या करना है, मैंने R2 वाले एलिमेंट की हेल्प से मैंने R3 वाले एलिमेंट को क्या करना है, 0 करना है। तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3। जब मैंने R3 लिखा तो मैंने R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया। क्या ऑपरेशन लगाऊंगा कि इसको मैं डेफिनेटली -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे ऐड करूंगा, तो ठीक है ना। मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R1 से ऐड करूंगा, ठीक है ना फ्रेंड। मतलब R3 - 2R1, ठीक है ना। तो ये देखो कितना हो गया, 0 0, और ये भी कितना होगा, 0 होगा, है ना। ठीक है, ये आ गया XYZ, ठीक है। तो ये कितना होगा, A1 यहाँ 0 है ना, और यहाँ भी आप या R3 का एलिमेंट 0 रखोगे तो उसको यहाँ R2 लिखना होगा फ्रेंड्स, है ना। यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 0 - 0 तो 0 ही आएगा, है ना। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये चीज आ गई, है ना, ठीक है। तो आपको फ्रेंड ये चीज करनी आनी चाहिए, है ना। तो आपको ये चीज करनी आनी चाहिए। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं, ना। इसके विद रिस्पेक्ट टू मैं सॉल्यूशन बड़े आराम से निकाल सकता हूं। वैसे जो जेईई मेन में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना फ्रेंड। उसमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं होती। आपको सॉल्यूशन निकालने के बेस में इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी भी नहीं इतने इजी क्वेश्चन आते। क्वेश्चन ही थोड़ा सा मतलब इसके कोई भी आपको आर्बिट्रेरी नंबर दे देता है, उसके विद रिस्पेक्ट टू मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट आपको सॉल्यूशन की गैस देनी होती है, आपको सॉल्यूशन एग्जैक्टली निकालने नहीं होते, है ना। तो चलो हम यहाँ एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं, कैसे वैसे निकलेंगे इसके सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ आ गया x + 2y x + y। अब इसको हम सिंपल मैट्रिसेस में तोड़ लेते हैं, सिंपल इक्वेशन में तोड़ लेते हैं। x इसको इससे x, इसको इससे y + 2z = 1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको इससे किया तो ये y = 0 आ गया, है ना फ्रेंड। ये सेकंड इक्वेशन आ गया, y = 0 यहाँ पुट कर दिया तो x + 2z = तो मैंने y = यहाँ 0 पुट किया तो x + 2z = 1 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन मेरे पास यही सॉल्यूशन है बेसिकली, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके बेस में। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा, देखिए सबसे पहले जब हम फ्रेंड इसमें देखें तो यहाँ 2 4 6 है ना, यहाँ 2 4 6 है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जब देखो आप जब इसको अप्लाई करोगे इसकी हेल्प से, जब आप R2 की हेल्प से मतलब R1 की हेल्प से R2 को 0 बनाना चाहोगे, है ना। हमने ऐसे ही करना है कि ये देखो इसकी हेल्प से मैंने इन दोनों को 0 बनाना है ना, इसकी हेल्प से मैंने इन दोनों को 0 बनाना है, फिर यहाँ जो मर्जी बने, है ना, ठीक है। अब मैंने जब फ्रेंड इसकी हेल्प से 0 बनाना है तो मैं यहाँ ऑपरेशन कैसे अप्लाई करूंगा। जब मैंने सपोज कर लो R2 में ऑपरेशन अप्लाई किया तो R2 माइनस R1, यहां मैं अपॉन 2 करूंगा तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये डिवाइड में भी आ सकता है। पहले हम ऐसा करते हैं कि यहां से देखते हैं हम कि मतलब R1 में कुछ हो सकता है। मतलब बेसिकली मैंने एक ऐसी एग्जांपल ली है जिसमें मैं आपको तीनों ऑपरेशन अप्लाई करके बता सकूं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूंगा इसमें, बिल्कुल इजी है फ्रेंड ये। मैं इसमें क्या करूंगा कि मैं यहाँ ऑपरेशन, मेरे पास कोई ऐसा ऑपरेशन है कि जो इसको 1 बना दे, है ना। देखते हैं, वैसे तो मेरे पास यहाँ 2 ऑपरेशन है ना, कि जो इसको 1 पहले एलिमेंट को मेरे 1 बना सकते हैं, है ना। वो कैसे कि सबसे पहले तो हम ये वाला ऑपरेशन देखें, इसका क्या यूज है ना। ये देखो ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि जब आपने सिर्फ एक ही रो में ऑपरेशन करना है, यानी कि इसमें दूसरी रो का कोई लिंक नहीं, जैसे इसमें RI था, इसमें RJ था, है ना, इसमें दूसरी रो का कोई लिंक नहीं है। जब आपने सिर्फ एक रो में ऑपरेशन लगाना है तो आप वो वाली रो को, आपको मतलब एबिलिटी है कि आप वो वाली रो को m से डिवाइड भी कर सकते हो, m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। आपको एबिलिटी है कि आप वो वाली रो को m से डिवाइड भी कर सकते हो और m से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखते हैं अब इसको, जैसे मैंने R1 में ऑपरेशन लगाया तो R1 में ऑपरेशन क्या लगाया कि R1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। जब मैंने R1 डिवाइड बाय 2 लगाया तो क्या हुआ, बेसिकली देखिए, है ना, मैंने क्योंकि RI डिवाइड बाय RI अपॉन M, तो ये क्या हुआ, ये 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया।
और यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। और इसको भी फ्रेंड हम साथ में लिख लेते हैं, हाँ इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा 1/2, ठीक है। ये वाली मैट्रिक्स को भी हम साथ में लिख सकते हैं, या आप इसको अलग भी कर सकते हो ना, एक ही बात है एक्स वाई जेड, क्योंकि इसमें भी साथ के साथ ऑपरेशन वही वाला अप्लाई होगा, है ना। तो ये 1/2 आ गया, है ना। तो अब है ना, या तो ऐसे अप्लाई हो सकता था, या आप इसको क्या कर सकते थे, आप इसको रीअरेंज भी कर सकते थे, यानी कि आर आई को आर जे के साथ आप रीअरेंज भी कर सकते थे, ठीक है ना फ्रेंड। जब आप आर आई और आर जे को आपस में रीअरेंज करते तो ऊपर 1 हो जाना था और नीचे 2 आ जाना था, ठीक है ना। मतलब सारी रो ऊपर वाली नीचे शिफ्ट हो जानी थी और नीचे वाली ऊपर शिफ्ट हो जानी थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इसका मतलब है डबल एरो का मतलब है रीअरेंजिंग, ठीक है ना। तो ये भी एबिलिटी है ना, कि आप कर सकते हो ऐसा। तो देखिए अब इसमें क्या आ गया, बेसिकली इसमें ये सेम ही है ना, बिकॉज मैंने तो अभी ऑपरेशन सिर्फ R1 के ऊपर ही अप्लाई किया है, तो ये तो सेम ही आएगा, है ना मेरे पास। तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 3 अभी, ठीक है ना। अब मैंने ऑपरेशन फिर मैं वैसे ही अप्लाई करूंगा, बिकॉज अब तो ठीक है, अब तो इसकी हेल्प से मैं नीचे वाले 0 कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ तो 1 आ गया। अगर 1 ना भी आता ना, तो मतलब एक ऐसा नंबर आ जाता कि जिसकी हेल्प से अच्छी तरह सब्ट्रैक्शन हो। ये बेसिकली हमने 1 किया क्यों है, ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, इसलिए किया। अदरवाइज आप सिंपल भी कर लो तभी भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं अब R2 के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। कैसा ऑपरेशन अप्लाई करूंगा कि R2 माइनस सीधा R1 कर दूंगा, बिकॉज मैंने इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो मैं सीधा इसको माइनस कर दूंगा। अब मैंने जब मैं पहले ऑपरेशन अप्लाई करके आपको माइनस एक बार करके दिखा देता हूँ। 1, 2 और 3 तो अब बिल्कुल सेम रहेगा, बिकॉज अब ऑपरेशन तो नीचे वाली रो में अप्लाई हो रहा है ना। तो ये आ गया 1 और 2, ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 1 - 2 6, कितना आ गया 3 - 3 0। अब ये कितना आ गया 2 - 1/2, यानी कि जब करेंगे इसको 3/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 - 1 यस 3/2 आ गया। अब मैंने ऑपरेशन साथ के साथ ही अप्लाई कर दिया कि R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया। क्या लगाऊंगा R3 - 3R1, ठीक है। बिकॉज जब मैं इसको R3 के एलिमेंट को 3 मतलब R1 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके R3 के एलिमेंट के साथ माइनस करूंगा, डेफिनेटली मेरा क्या आएगा 0 आएगा। देखिए जैसे 3 × 3 1, इट इज 0, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये आ गया 0, ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 1 - 9 यानी कि -8 आ गया, ठीक है ना। और ये कितना आ गया 3/2 और 6 यानी कि आंसर मतलब ये आ गया 3/2, ठीक है फ्रेंड्स। ये आ गया 3/2, ठीक है। और यहाँ आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास चीज। अच्छा, वैसे जब इस मैट्रिक्स को मैं कुछ नाम देना चाहूँ ना, तो इसको मैं कहता हूँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जब हम B1 को ये डबल डॉट में इसको राइट में लगा के लिखते हैं, तो इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसको नोट कर लेना आप। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ फाइनल स्टेप क्या है फ्रेंड, कि मैंने इसकी हेल्प से मैंने इसको 0 करना है ना। मैंने इसकी हेल्प से अब इसको 0 करना है। अब देखो, अब मैं 6, मेरे पास दो ऑप्शन है कि अब मैं चाहे इसको 6 से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, फिर मैं इसको इजीली कर दूंगा, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि मैं इसको रीअरेंज कर दूं। पहले मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया था, अब मैं आपको इसको रीअरेंज करके दिखाता हूं, ताकि आपको दोनों स्टेप क्लियर हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैं क्या करता हूं कि क्योंकि R2 और R3 में ही है ना, जब R2 वाली रो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो ऊपर 1 आ जाएगा, है ना, ठीक है। इसमें फ्रेंड सॉल्यूशन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने R2 और R3 को रीअरेंज कर दिया, ठीक है। R2 और R3 को मैंने रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ इसको, मतलब अब आपने 1 को नहीं छेड़ना, बिकॉज फर्स्ट रो को नहीं अब आप छेड़ सकते, बिकॉज फर्स्ट रो की हेल्प से आपने इसको 0 कर दिया ना, फर्स्ट रो को कोई काम नहीं रहा, ठीक है। 1 2 3 1/2, अभी देखो 0 हो गया, 1 हो गया, -8 हो गया, ये कितना हो गया 3/2, ठीक है। अब ये देखो 0 6, ये 0 हो गया,
कितना हुआ 3/2 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R3 माइनस 6R1, ठीक है ना, R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R3 माइनस 6R2 सॉरी। तो मैंने जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो 1 2 3 मतलब R1 और R2 बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक है ना, 0 1 माइनस 8 हो गया, ये आया 3/2। अब यहाँ कितना आ गया 0 माइनस 6 इंटू 0 यानी कि 0। अब 6 इंटू माइनस 6 इंटू है ना 6 इंटू 6 माइनस 6 यानी कि 0। अब ये देखो यहाँ R3 आ गया मेरे पास 0 माइनस 6 इंटू माइनस 8 है ना, कितना आ गया प्लस का 48, प्लस का 48 आ गया। यहाँ कितना आया 3 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस ये आएगा 3/2 माइनस 9 आएगा, है ना, यस। सो ये आया माइनस 18 और माइनस 15/2 है ना, माइनस 15/2 आ गया, ठीक है ना फ्रेंड। सो इसका आगे सोल्यूशन निकाल लोगे है ना एक्स वाई जेड से कंपेयर करके, मतलब ये हमारे पास जो एच1 फॉर्म थी ये हमारे पास आ गई, इसकी हेल्प से मैंने ये दोनों 0 कर दिया, इसकी हेल्प से मैंने ये 0 कर दिया, और ये नो 0 भी आ जाए चाहे 0 आ जाए, है ना, वो आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी एच1 फॉर्म, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए आप नेक्स्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आपको आता है सॉल्यूशन ऑफ simultaneous linear equation, simultaneous linear equation। अब फ्रेंड्स पहले हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस की, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन पॉसिबल है ना। पहला तो है यूनिक सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन तो पॉसिबल है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है फ्रेंड, कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। और सेकंड है मेरे पास वो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना फ्रेंड्स। जो मेरे पास जो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है, या मैं ये कह सकता हूं जो मेरे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं, है ना, उसके दोनों टाइप की बात कर रहा हूं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब या तो क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइट या नो। मतलब जब आपको कह देना कि मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन मतलब 2 सॉल्यूशन तो 3 सॉल्यूशन, फ्रेंड 2 और 3 सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब या तो यूनिक होता है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई एंड ही नहीं होता, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो 2 और मोर देन 2 सॉल्यूशन मतलब इसकी भी एक ही बात है कि मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोर देन वन सॉल्यूशन, जब आपको ये वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। जब आपको ऐसा आ जाए कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, मतलब दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली रॉन्ग, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो थर्ड है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब फ्रेंड इसकी कंडीशन क्या है हम ये भी देख लेते हैं ना। इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व हम 2 टाइप से कर सकते हैं। जो पहला मेथड है सॉल्व करने का एक्सेलेंट फॉर्म, जो मैंने अभी आपको कराया है ना, दोनों अप्लाई हम करेंगे, बिकॉज कोई क्वेश्चन बोरी कंडीशन से मतलब इजीली हो पाएंगे, कोई क्वेश्चन बोरी कंडीशन से इजीली हो पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। फिर दोनों करेंगे हम, देखते हैं। और नेक्स्ट है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले। अब एक्स1 फॉर्म में फ्रेंड कैसी फॉर्म होती थी पहले हम वो याद करते हैं। जैसे एक तो होता था मेरे पास a और एक होता था x, एक होता था b, ठीक है ना, a x b, ये मैट्रिक्स मेथड, मैंने इसको सीधा ही मैट्रिक्स मेथड में लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करता था फ्रेंड, अब मैं इसको ऐसे करता था कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि मैं इसकी आर्गुमेंटेड फॉर्म भी बनाता हूं, डबल डॉट बी, मतलब जो a का, इसको मैं कैसे लिखता हूं बेसिकली, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि a11 a12 a13 और इनटू b, है ना, इसकी a21 a22 a23 b2
A31 A32 A33 B3, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये बेसिकली ये वाली फॉर्म है ना, मैंने एक बार आपको लिख के भी दिखा दी। इसको मैं कहता हूँ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मैंने अभी आपको लिख के दिखाया है ना। एक तो ये वाली फॉर्म है, ठीक है। ये बस आपने रिजल्ट याद रखना है, जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन से तब आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक ये वाली चीज है ना। अब हाँ, जो मेरा यूनिक सोल्यूशन होता है ना, यूनिक सोल्यूशन का केस क्या है कि जो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। रैंक, इसको मैं कहता हूं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ऐसे रो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं फ्रेंड, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए। जैसे सपोज कर लो ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा मेरे पास आ गया है ना। अब हमने देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है, नंबर ऑफ ये ले लेते हैं हम फॉर कन्वीनियंट, ये ले लेते हैं। अब फ्रेंड हमने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखनी है। जब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देखें तो यहाँ कितनी है 1 2 और एटलीस्ट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज मतलब जब कोई भी रो में एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एलिमेंट हुआ ना तो उसको हम नॉन जीरो रो ही कंसीडर करेंगे। जब उसमें ईच एलिमेंट जीरो हुआ तो वो नॉन जीरो रो नहीं है। जब उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी नॉन जीरो हुआ तो उसको हम नॉन जीरो रो कंसीडर करेंगे, है ना। तो डेफिनेटली इट इज अ नॉन जीरो, मींस इसमें कितनी नॉन जीरो रोज है, इसमें 3 नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक कितना है 3 है, ठीक है ना फ्रेंड। इसका रैंक कितना है 3 है, मतलब ऐसे रैंक को कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। जब इसके इक्वल हुआ तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा फ्रेंड, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। जब हम इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको एग्जैक्ट बताएंगे कि ये कैसे होगा। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रैंक होता क्या है ना, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब जो ठीक है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है फ्रेंड, अब जो ये है और साथ में एक और बात कि ये नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल भी होने चाहिए। नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे हमने अभी मैट्रिक्स की बात की थी, उसमें x y z थे नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, यानी कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल तो होना ही चाहिए, है ना। तो लेकिन ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स के यानी कि दोनों का रैंक 3 होना चाहिए, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है ना। सो तब हम इसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, है ना, तब हम इसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बट इट इज लेस देन एन। लेस देन एन मींस इसका सपोज करो इसका रैंक तो आपस में इक्वल आया, इसका रैंक तो सपोज कर लो आपस में इक्वल आया, सपोज कर लो इसका रैंक 2 2 आ गया, बट नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे 3। मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि नंबर जो रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए इक्वल हो बट वो लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो मैं उसको कहूंगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो वाली मैट्रिक्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना फ्रेंड। वो वाली मैट्रिक्स के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बस आप इसको देखते जाइए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है। सो नेक्स्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, है ना। ये थर्ड टाइप है। किसकी, नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं अभी मैं फ्रेंड नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूं, अभी मैंने होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात नहीं की, है ना। तो ये 3 टाइप्स हैं, मतलब ये 3, है ना। अब डेट वाले मेथड से कैसे कर सकता हूं, डेट वाले मेथड से तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि जो मेरा डिटरमिनेंट होगा किसका, सिर्फ ए मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा, मैं बी को बीच में इंक्लूड नहीं करूंगा, बिकॉज डेट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है। अगर मैं बी को भी बीच में इंक्लूड करूंगा तो ये फ्रेंड 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी, बिकॉज एक कॉलम बीच में और ऐड होगा तो ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। फिर उसका डेट नहीं मैं निकाल सकता, डेट सिर्फ मैं ए का कंसीडर करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। जब डेट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि मैट्रिक्स क्या होगी फ्रेंड, नॉन सिंगुलर होगी। यानी कि जब मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर होगी, है ना, मैंने इसको नॉन सिंगुलर भी कहा था अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब मैट्रिक्स मेरी नॉन सिंगुलर होगी
तो उसको फिर वो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। अब जब मैट्रिक्स मेरी सिंगुलर होगी, यानी कि उसका डेट जब जीरो होगा, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है कि जो मेरा सॉल्यूशन है इनफाइनाइट में नहीं है या नो सॉल्यूशन है, दोनों में कोई भी कंडीशन हो सकती है। फिर उस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए फिर हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं, यानी कि दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग मेथड फ्रेंड, ठीक है। दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग मेथड, जो एक्चुअल फॉर्म वाला मेथड है, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। उसमें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले उसमें भी हम बात करेंगे जो है हमारा यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है ना फ्रेंड। जो मेरा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जो मेरा नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, जो मेरा होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में जो मेरा नो सॉल्यूशन होगा वो पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स। मतलब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वो क्यों नहीं पॉसिबल है हम देखेंगे, ठीक है ना, बट इसमें नो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर इसको देखेंगे। सेकंड है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या केस होगा, इसमें भी सेम ही केस है कि रैंक ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। और इसमें क्या केस है, इसमें केस है कि रैंक ऑफ ए बी यहाँ इज इक्वल टू एन, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट इट लेस देन एन यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ कितना डेट, यहाँ डेट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ डेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो। और फ्रेंड इसको मैं इस मैट्रिक्स में इसको मैं एक और टाइप दूंगा, एक और मैं इसको नेम दूंगा कि जो इसके सॉल्यूशन आएंगे ना वो आएंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये भी वर्ड फ्रेंड यूज करता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल यानी कि सिर्फ जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, तो ना इसमें क्या आएंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी बात करते हैं कि इसमें नो सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए जैसे सपोज कर लो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है x + 2y + 3z = 0, है ना। होमोजेनियस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में डेफिनेटली 0 होगा, y + 3y + 5z = 0 टाइप। या कोई एक और ले लो इक्वेशन, जैसे सॉरी यहाँ x आना था, जैसे मैंने 3x + 5y + 9z = 0 ले लिया ना, कुछ भी ले लिया। तो डेफिनेटली जो ये तीन इक्वेशन है, यहाँ मेरा एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। वो क्या होगा, वो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल यानी कि मेरा 0 0 0 तो फ्रेंड डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। आप पुट करके देख लो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में आप 0 0 0 वैल्यू पुट करके देख लो, मेरी जो सारी जो ये वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, यानी कि ये सॉल्यूशन डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। मींस नो सॉल्यूशन तो पॉसिबल है नहीं, है ना। सो ठीक है ना, देयरफॉर जो इसको मैं नेम देता हूं बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन का देता हूं, यानी कि जब मेरा डेट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डेफिनेटली इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, यानी कि यूनिक ही है, ठीक है। तो ये अब इसके बेस में फ्रेंड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक नाउ फ्रेंड, जो क्वेश्चन है वो जेईई में 2021 में आया, जो अभी फैब में एग्जाम हुए थे, उसमें एक क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन है इफ kx + 2y + 3z = 4, x - y - z = 5, 10x - y - 2z = 9 has infinite solution, then find the value of modulus of k, mod of k is। ये बेसिकली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें जो गिवन है वो है कि kx + 2y + 3z = 4, और सेकंड क्वेश्चन मुझे गिवन है कि x - y - z = 5, और मुझे जो थर्ड क्वेश्चन गिवन है वो है 10x - y - 2z = 9। अब ये मेरे पास तीन क्वेश्चन है, इसके कहते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसमें से k की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है। अब सेम ही इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एचेलॉन फॉर्म में अप्लाई कर लो या इसमें डेट की फॉर्म में अप्लाई कर लो, ठीक है ना। और फ्रेंड इसमें मुझे सिर्फ k की वैल्यू पूछा हुआ है ना, तो ये डेट की फॉर्म से इजीली हो सकता है ना। वो कैसे हो सकता है, मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब कोई सब डेट की फॉर्म से कैसे इजीली हो सकता है ना, वो हम जब कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर होगा, है ना फ्रेंड। तो अभी फिलहाल के लिए
क्योंकि हमें पता है कि इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है डेट की, मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होता है फ्रेंड, 0 होता है ना। तो देखते हैं कि 2 3 1 -1 to 10 -1 -2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि यही है इक्वेशन मेरी। हाँ यस इट इज, है ना। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे बिकॉज इनफाइनाइट वैल्यू सॉल्यूशन में डेट की इक्वेशन क्या होती है, 0 के इक्वल, है ना। बस आप कुछ नहीं, बस इसका डेट निकाल लो, तो जो k की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आ गया -2। डेट निकालना फ्रेंड सबको आता है ना, ये हमने किया भी था। इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये k आ गया, ये 2 आ गया, 2 इंटू -1 -2 -2 प्लस 10 प्लस 3 -1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना आया, 2 -1 इंटू k यानी कि k, और ये आ गया -16, ये कितना आ गया फ्रेंड, 9 प्लस 3 27 27 इज इक्वल टू 0, यानी कि k प्लस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, -11। k की वैल्यू क्या आ गई, -11। और हमें पूछा क्या इसमें, हमें पूछा है मोड ऑफ k, हमें पूछा फ्रेंड मोड ऑफ k। मॉडुलस का काम क्या, मोड का काम क्या होता है, जब कोई भी नेगेटिव वाला नंबर हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है। ठीक है ना, ये हम जब कैलकुलस करेंगे तो बिल्कुल ग्राफिकली इसको करेंगे, अच्छे से डील करेंगे कि इसको ये कैसे होते हैं ना फंक्शन। तो ठीक है, अभी के लिए फिलहाल यही याद रखते हैं कि जो माइनस की वैल्यू होती है वो इसमें पॉजिटिव आती है। ठीक है ना फ्रेंड, तो -11 का मोड किसके इक्वल हुआ, 11 के इक्वल हो गया। ठीक है ना फ्रेंड, सो आवर आंसर इज 11। सो इट इज वेरी इजी फ्रेंड, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन 2021 में आया। वैल्यू ऑफ k एंड m सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x plus 2y minus kz is equal to 10, x minus 2y plus 3z is equal to 3, x plus 2y minus 3z is equal to 5m। ठीक है, is inconsistent। So first option है k is equal to 3 and m is not equal to 7 by 10। Second option is k is equal to 3 and m is equal to 7 by 10। Third option is k is not equal to 3 and m is equal to 7 by 10। Fourth option is k is equal to 2 and m is not equal to 7 by 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें गिवन किया है, सबसे पहले हमें गिवन है कि एक क्वेश्चन है 3x प्लस 2y माइनस kz इज इक्वल टू 10। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3। यस, और मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 5m, और हमें गिवन है कि इसके क्वेश्चन के इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएंगे। इनकंसिस्टेंट वर्ड है, इनकंसिस्टेंट। तो जो भी कह रहे हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएंगे, तो जो भी m और k के बीच में रिलेशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमें ऑप्शन गिवन है। तो फिर हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब फ्रेंड हमें गिवन है कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इनकंसिस्टेंट का वर्ड, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है फ्रेंड नो सॉल्यूशन। इसका मीनिंग होता है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जब हमें वर्ड कंसिस्टेंट आ जाए तो कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि इसमें टू सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक हो सकता है या हो सकता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगानी होगी, है ना, या हो सकता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगानी होगी। ठीक है ना, बस ये कंडीशन को लगाने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। अब फ्रेंड्स जब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें हमें जो ऑप्शन गिवन है वो m और k की फॉर्म में गिवन है। डेफिनेटली जो मेरी B1, B2 और B3 की जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका भी यूज है ना, बिकॉज हमें ऑप्शन m की फॉर्म में गिवन है। तो हम डेफिनेटली डेट वाला मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, हमें तो एक्सटर्नल फॉर्म ही अप्लाई करनी होगी, है ना। सो हम देखते हैं इसको कैसे करना है। फिर तो पहले इसको मैं मैट्रिक्स मेथड में कैसे बनाऊंगा, है ना। तो इसको मैट्रिक्स मेथड में बनाने के लिए क्या होगा कि 3 2 माइनस k, ठीक है, और नेक्स्ट 1 माइनस 2 3 और नेक्स्ट 1 2 और माइनस 3। ठीक है,
तो मेरा नेक्स्ट होगा 10 3 और 5 1। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट होगा 10 3 और 5 1। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये मेरी एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखिए अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, है ना फ्रेंड्स। बिकॉज मेरे पास हमने क्या किया था, हमने एचलिन फॉर्म की थी कि इसको मैंने इसका मैंने क्या करना है, मुझे मतलब इसकी हेल्प से मैंने इसको इन दोनों को जीरो करना है। अब यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ 3 से कुछ करूंगा तो इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी, है ना। तो हमने उसके लिए मेथड दिए थे कुछ कि या तो दो ऑप्शन थे कि मतलब इसको 1 बनाने के लिए, या तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, या इसको रीअरेंज कर दो। ठीक है ना फ्रेंड। अब जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा -k/3, यानी कि कैलकुलेशन तब भी टफ होगी, है ना फ्रेंड। तो मैं इसको जब रीअरेंज करूंगा तो मेरे पास इजीली ऊपर 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करता हूँ, ऑपरेशन में लगाता हूँ कि R1 R2 को मैंने रीअरेंज करने का ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब मैं जब मैंने रीअरेंज किया तो ये आ गया 1 2 3। याद रखना कि आपने B1 B2 को भी रीअरेंज करना है, इसको मतलब ऐसे नहीं छोड़ देना, नहीं तो आपके पास सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आ पाएंगे। ये आ गया 10 और ये आ गया मेरे पास 1 2 -3 और 5। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब फ्रेंड ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अब एक ऑपरेशन लगाएंगे कि R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया R2 -3 R1। ठीक है ना, वो हमने अभी ऑपरेशन लगा के आपको दिखाए थे। जब R2 -3 R1 करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा, है ना। सबसे पहले R1 को तो मैं एग्जैक्ट लिखूंगा 1 2 3 और ये आएगा 3। ठीक है ना। अब ये कितना आएगा, ये डेफिनेटली कितना आएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज 3 - 3 0। ये कितना आएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 और 8। ठीक है ना। ये कितना होगा, ये हो जाएगा -k -9। ठीक है, -k -9, बिकॉज यहाँ आएगा -k और -3 × 3 कितना आएगा, -k -9। ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 10 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने 10 - 9, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 1। फ्रेंड्स ये हमने किया था अभी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब नीचे में भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं R3 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, मैंने R1 के विद रिस्पेक्ट टू इसको 0 बनाना, सो R3 माइनस सीधा R1 करूंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा R3 - R1, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 0। ठीक है ना, डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ओके। और यहाँ कितना होगा, यहाँ देखेंगे तो यहाँ कितना होगा, -6 होगा। और यहाँ कितना होगा, 1 - 1 0, 2 - 2 प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ होगा -6 और यहाँ होगा 5m - 3। यस, 5m - 3 होगा यहाँ। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आगे करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे आगे सोल्व करें। अब इसको फ्रेंड मैं यहाँ ही कर लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा ये, है ना। मतलब ये यहाँ इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसको मैं यहाँ ही सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या है भाई, इसको मैं एग्जैक्टली मतलब एज इट इज लिखूंगा। अब मैंने करना क्या है ना, अब मैंने यहाँ इसकी हेल्प से मतलब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है ना, इसकी हेल्प से मैंने इसको 0 बनाना है। अब तो यहाँ तो 0 बनेगा नहीं, बिकॉज यहाँ तो 8 है ना। मैं ऐसे करता हूँ फ्रेंड, मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा उसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ ऊपर आ जाएगा 4। जब यहाँ ऊपर 4 आएगा तो मैं R3 में ऑपरेशन करूंगा कि R3 - 2 R1, फिर 8 - 4 × 2 8, यानी कि 8 - 8 0 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था कि 1 बनाना जरूरी नहीं है, ऐसा करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे भी आंसर आ जाएगा बट ऐसे करने से इजी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। पहले मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि मैंने R2 और R3 को आपस में अरेंज किया। जब मैंने R2 और R3 को आपस में अरेंज किया तो ये आ गया 0 4 -6। ये फ्रेंड जब आप एग्जाम में करोगे ना तो बिल्कुल ये अच्छे से मतलब 2 मिनट तक ही हो जाएगा क्वेश्चन। अभी मैं ऐसे करा रहा हूं तो थोड़ा सा टफ लग रहा है, वैसे मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं।
अभी एक स्टेप फिर आप क्या करोगे कि आप मतलब एक ही मैट्रिक्स में दो दो स्टेप इकट्ठे लगाओगे, है ना, जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो होगा 1। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहां क्या होगा। अब यहां मैं क्या करूंगा, यहां मैं R2 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, R3 के ऊपर सॉरी, क्योंकि मैंने इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। जब मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो R3 माइनस 2R2, है ना, तो डेफिनेटली ये कितना होगा, ये सेम ही आएगा, 1 माइनस 2 3 और 3 ये सेम ही आएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, ये भी सेम ही आएगा बिकॉज R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो है ना, तो आएगा 5m माइनस 3, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो आएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, है ना। ठीक है, अब यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ आएगा R3 का एलिमेंट यानी कि माइनस k माइनस 9, है ना। फिर यहाँ कितना आएगा माइनस 2 इंटू R2 का एलिमेंट, माइनस 2 इंटू R2, R2 का कितना एलिमेंट है माइनस 6, यानी कि ये कितना आएगा माइनस k माइनस 9 प्लस 12, यानी कितना आ जाएगा माइनस k माइनस 3, ये कितना होगा माइनस k माइनस 3। तो यहाँ कितना आ गया फ्रेंड, माइनस k माइनस 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए यहां कितना होगा, 1 माइनस 2 इंटू 5m माइनस 3। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10m प्लस 4 सॉरी प्लस 6 होगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये कितना होगा 7 माइनस 10m हो जाएगा। अब कितना होगा 7 माइनस 10m। ठीक है, मेरे पास ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बिल्कुल तैयार हो गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मेरे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनके तैयार हो। ठीक है, अब देखते हैं इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ गिवन है कि मैट्रिक्स शुड बी कंसिस्टेंट। अभी तक तो फ्रेंड इनकंसिस्टेंट का कोई रोल ही नहीं आया, है ना। तो अब देखते हैं इनकंसिस्टेंट की हेल्प से मेरे पास जो ऑप्शन गिवन है मैंने उनको टिक लगाना है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब हम इनकंसिस्टेंट को एक्शन फॉर्म में देखें तो उनका मतलब होता है कि रैंक ऑफ ए बी शुड नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, उसका ये मतलब होता है ना, नो सॉल्यूशन का मतलब। अब फ्रेंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखें क्या होती है, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पूरी की पूरी है ना। और मेरे पास सिर्फ जब मैं इस मैट्रिक्स की बात कर लूं फ्रेंड, जब मैं सिर्फ इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स की, तो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास पूरी की पूरी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। अब मैं इनका रैंक नॉट इक्वल टू 0 कैसे करूंगा, है ना। मैं तो ये चाहूंगा कि जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कैसे बनेगा, रैंक के लिए फ्रेंड कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं चाहिए, है ना, पहली बात तो ये। अब रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक जो है आर जो मेरे रैंक ऑफ ए के इक्वल कैसे नहीं आएगा, ये देखते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कैसे होगी कि मैं इसको 0 कर दूं। ठीक है फ्रेंड, मैं इसको 0 कर दूं और इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, इसको मैं 0 कर दूं, इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 कर दूं, है ना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये वाली मैट्रिक्स मेरी पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद में जैसे मैंने माइनस k माइनस 3 को 0 कर दिया, है ना, और मैंने 7 माइनस 10m को नॉट इक्वल टू 0 किया, तो क्या हो गया, तो मेरी ये वाली चीज 0 बन गई। इससे क्या हुआ, इससे रैंक ऑफ ए कितना आ गया 2, और बट रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना है फ्रेंड, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में ये भी रो कितनी है, नॉन जीरो है। ये रो क्या है, नॉन जीरो, बिकॉज इसमें ये एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो। ये एलिमेंट नॉन जीरो कैसे है, ये देखो, ये एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है ना फ्रेंड, सो इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 3 है ना, 3। बट रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, विच इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो फिर इनकंसिस्टेंट बन सकता है सोल्यूशन, है ना। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बन सकता है सोल्यूशन। फ्रेंड आप कहोगे आप इसको नॉन जीरो, आप इसको 0 रख लो, और जो मेरे यहाँ आया था माइनस k माइनस 3, इसको आप नॉन जीरो रख लो, फिर भी तो हो सकता है ना, फिर भी तो बन ही सकता है। मैं कहूंगा नहीं बन सकता। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा सपोज कर लो कि यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, है ना, और यहाँ आया कोई भी नॉन जीरो टर्म, यहाँ कुछ भी सपोज कर लो माइनस k माइनस 3 है, यहाँ नॉन जीरो आ गया फिलहाल के लिए, है ना। तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा, ये अब मेरी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पूरी की पूरी ये है, और रैंक ऑफ मेरी ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स मेरी ये मैट्रिक्स है। अब देखें ए मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3 होगा, बिकॉज इसमें मेरे पास एक नॉन जीरो एलिमेंट है। रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फ्रेंड कितना होगा, ये भी 3 होगा,
बिकॉज मेरे पास ये जो एलिमेंट है ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में भी आ रहा है, ठीक है ना। सो देयरफॉर ऐसा नहीं हो सकता, बस एक ही ऑप्शन हो सकती है कि जो मेरे पास ये वाला एलिमेंट है ये शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक ही कंडीशन है सॉल्यूशन की, है ना। तो फिर ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये 0 होना चाहिए, ये शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये वाली कंडीशन बनती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग k इज इक्वल टू -3 हो, और जो जब मैं इसको सॉल्व करूं 7/10 इज नॉट इक्वल टू m हो, है ना। जो 10m है वो यहां जाएगा, यानी कि 7 इज नॉट इक्वल टू 10m होगा और m इज नॉट इक्वल टू 7/10 होगा, है ना। यानी कि मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो यहां फ्रेंड मेरे पास 3r, लगता है कुछ गड़बड़ है। यहां मेरे पास 3r और यहां -3r है, ठीक है। देखते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। और यहां मैंने रीअरेंजिंग का ऑप्शन किया तो मैंने r2 को r3 से रीअरेंज कर दिया। यहां मैंने रीअरेंज किया था r2 को r3 से, तो मैंने यहां रीअरेंज कर दिया तो -3 ऊपर आ गया था, 3 नीचे आ गया था, है ना। तो यहां आया था -k, ओके। अब उसके बाद देखें, तो यहां -k आया था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए, तो मैंने जब इसको ऑपरेशन यहां से ऑपरेशन अप्लाई किए तो यहां कितना आएगा 1 1 3 2 -2 2। यहां फ्रेंड कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहां कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो यहां फ्रेंड आप खुद देख लेना कि यहां समथिंग k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, यहां मतलब k + 9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, तो फिर एग्जैक्ट ये मेरे पास आंसर, यहां k इज इक्वल टू, यहां k + 3 होगा, तो यहां k इज इक्वल टू 3 होगा फ्रेंड, ठीक है। यहां k इज इक्वल टू 3 होगा, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन कौन सा होएगा, ट्रू। ये ऑप्शन फर्स्ट फ्रेंड ट्रू होगा, बिकॉज हम देखें तो मतलब -3 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना। मतलब डेफिनेटली जब एग्जाम में ऐसा भी हो जाए तो ऑप्शन तो यहाँ -3 तो है नहीं, है ना। तो डेफिनेटली जो ये वाला ऑप्शन तो ट्रू, तो फिर -3 का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, डेफिनेटली 3 होगा, ये तो पता लग जाएगा ना एग्जाम में भी हमें। मतलब आप इसमें वैसे कैलकुलेशन भी देख लेना, तो जो ऑप्शन है हमारा 1 है, ठीक है ना फ्रेंड। ऑप्शन है हमारा 1 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी और भी क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो IIT JEE में 2020 में आया, विच इज इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 5 + z = 6, x + 2y + 3z = 10, 3x + 2y + λz = new has more than two solution, then Newman's lambda square is, है ना। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या आता है, पहले देखिए गिवन क्या है ना। गिवन है फ्रेंड हमें कि एक इक्वेशन मेरे पास x + y + z = 6 है, दूसरी इक्वेशन मेरे पास x + 2y + 3z = 10 है, और तीसरी इक्वेशन मेरे पास 3x + 2y + λz = new है, ठीक है। तो हैज, इसमें क्या है फ्रेंड, जो इसमें सॉल्यूशन है वो मोर देन टू सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमें कह रहे हैं कि आप न्यू - लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप न्यू - लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दो। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो फ्रेंड, जब हम देखें तो इसमें कितने सॉल्यूशन है, मोर देन टू सॉल्यूशन है। अभी मैंने आपको बताया था जब मोर देन 2 होगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा फ्रेंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। उसका मतलब होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो यानी कि इस क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन गिवन है। अब मैंने फाइंड क्या करना है, अब मैंने न्यू - लैम्डा स्क्वायर फाइंड करना है। यानी कि एक जो मेरे पास b1 b2 वाली कॉलम मैट्रिक्स से लिया है एलिमेंट, और एक मेरे पास ए मैट्रिक्स से लिया एलिमेंट, है ना। तो यानी कि डेफिनेटली फ्रेंड इसमें मैं एक्सटेंड फॉर्म लगाऊंगा, है ना। डेफिनेटली इसमें मैं एक्सटेंड फॉर्म लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं पहले इसको मैट्रिक्स में, सिंपल मैट्रिक्स में इसको कैसे रिड्यूस करना है। ये 1 1 1 होगा, ठीक है। ये 1 2 3 होगा, ये 3 2 लैम्डा होगा, और ये 6 10 न्यू होगा, ठीक है ना फ्रेंड। इसको मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लूंगा, ठीक है फ्रेंड, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में। अब फ्रेंड ऑपरेशन हमने अभी आपको लगाने सिखाए थे
कि अब मैं यहाँ क्लियर है कि यहाँ इसकी हेल्प से मैं नीचे जीरो कर दूंगा ना, इसकी हेल्प से मैं नीचे जीरो कर दूंगा। तो R1 के ऊपर मैं कैसे ऑपरेशन, R2 के ऊपर मैं ऑपरेशन कैसे अप्लाई करूंगा, R2 माइनस R1, क्लियर है ना फ्रेंड, नीचे की हेल्प से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अभी किए थे। और R3 की हेल्प से मैंने इसमें भी साथ के साथ ऑपरेशन अप्लाई कर दिया है कि R3 को मैं इसकी हेल्प से जीरो करूंगा। ठीक है, सो R3 माइनस 3R1। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी हम एक एक करके ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। पहले R1 के ऊपर तो मैंने अभी कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, देयरफॉर R1 की रो को मैं एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है ना, तो R2 की रो पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया कि R2 माइनस R1, यानी कि R2 माइनस R1 मींस ये हो गया 0, 2 माइनस 1 ये हो गया 1, 3 माइनस 1 ये हो गया 2। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखें 10 माइनस 6 ये कितना हो गया, 10 माइनस 6 ये हो गया फ्रेंड्स 4। ठीक है, 10 माइनस 6 ये हो गया 4। ठीक है, अब फ्रेंड मैंने R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई करूंगा, R3 माइनस 3R1 है ना, R3 माइनस 3R1, सो डेफिनेटली ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, सो ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, और R3 यानी कि 2 माइनस 3R1, 3 इंटू 1 यानी कि ये कितना होगा, -1 होगा। ठीक है ना, और लैम्डा माइनस 3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कितना हो गया, न्यू माइनस 18 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया मेरे पास मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूं ऊपर वाली पोजीशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया 1 1 1 6। अब यहां कैसे अप्लाई होगा, ये होगा 0 1 2, और यहां कितना हो गया, यहाँ 4 था, यस यहाँ 4 है ना। मैंने अब इसकी हेल्प से मैंने इसको 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 प्लस R2। ठीक है, मैंने R3 में ऑपरेशन अप्लाई किया, R3 प्लस R2। जब मैं फ्रेंड ऐसा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना होगा, लैम्डा माइनस 1, और ये कितना होगा फ्रेंड, न्यू माइनस 18, कितना होगा, माइनस 14 है ना, माइनस 14 हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 ऐड हो गया तो न्यू माइनस 14 बन गया। ठीक है ना फ्रेंड, ओके। ठीक है, अब फ्रेंड क्या चाहिए मुझे चाहिए इनफाइनाइट मैनिपुलेशन, यानी कि मोर देन 2 सॉल्यूशन। अब मोर देन 2 सॉल्यूशन की एक्चुअल फॉर्म में क्या कंडीशन थी कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बट इट इज नॉट इक्वल टू, मतलब इट इज लेस देन एन यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल। अब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3, मतलब जो भी मेरा रैंक आएगा वो आपस में इक्वल होना चाहिए और लेस देन नंबर ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा सर, यस। ठीक है ना, तो देखें अब जब फ्रेंड हम इसको दोनों को 0 कर दें, जब दोनों को 0 कर दें, है ना, जब हम दोनों को 0 करेंगे यानी कि मैं क्या करूं कि मैं लैम्डा माइनस 3 को 0 कर दूं और न्यू माइनस 18 को भी मैं न्यू माइनस 18 सॉरी ऊपर था ये, हाँ, मैं लैम्डा माइनस 1 को 0 कर दूं और न्यू माइनस 14 को भी मैं 0 कर दूं। जब मैं फ्रेंड इसको 0 कर दूंगा तो क्या होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये भी टर्म क्या होगी, 0। अब ध्यान से देखिए कि रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना आ गया फ्रेंड, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये सारी की सारी क्या है मेरे पास, ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की सारी की सारी क्या है ना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। उसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया, बिकॉज इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, बस 2 है ना। तो नॉन जीरो रोज मींस एटलीस्ट 1 एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसमें तो कोई एलिमेंट 0 नहीं है, तो यानी कि इसका रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि इसका रैंक कितना है फ्रेंड, 2 आया। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास कौन सी है, ये मेरे पास बस ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स का रैंक भी क्लियरली कितना आ गया, इसका रैंक भी 2 आ गया। तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करगी, मींस डेफिनेटली फिर ये मोर देन 2 सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई करगी। ठीक है ना फ्रेंड, अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि यहां से फिर लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहां से 1 आएगी और न्यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, यहां से 14, यानी कि ये कंडीशन को हमने यूज करके लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना फ्रेंड, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगी न्यू की 14 माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि कितना आंसर आ गया 13। सो 3 इज माय आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अभी मैंने ये कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो जेई मेन
2019, 2020 और 21 के, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो उसकी ईच शिफ्ट में फ्रेंड इसमें से क्वेश्चन आया, तो आप जो बाकी क्वेश्चन वो खुद ट्राई कर लेना। मैंने जस्ट आपको क्वेश्चन के सॉल्व करने के मेथड बता दिए, तो आपसे वो क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर कोई उसमें से क्वेरी भी होती है तो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, थंबनेल में भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो आप उसमें क्वेरी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेई में 2020 में आया है। इफ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 2ay plus az is equal to 0, 2x plus 3by plus bz is equal to 0, 2x plus 4cy plus cz is equal to 0, where abc belongs to R, R non-zero and distinct has a non-zero solution. Then first option ABC are in AP, second option A plus B plus C is equal to 0, third option ABC are in GP, fourth option 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C are in AP. So देखिए फ्रेंड्स इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो ये फ्रेंड्स इसमें देखते हैं गिवन क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये तीन इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस 2ay प्लस az इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3by प्लस bz इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन मेरे को गिवन है 2x प्लस 4cy प्लस cz इज इक्वल टू 0, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कह रहे हैं कि इसमें से आप फाइंड कर दो, जो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एक तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आना चाहिए और एक डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आने चाहिए। तो इसमें से आप बता दो कि कौन सी क्वेश्चन होगी, मतलब जो मेरे एक्स वाई जेड सॉल्यूशन आएंगे वो मेरे एक तो नॉन जीरो होंगे और एक क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है फ्रेंड, नॉन जीरो का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब दैट इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यानी कि इसका मीनिंग है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल यानी कि जीरो सॉल्यूशन हो, है ना। मैंने आपको बताया था जब दैट इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा फिर, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन सॉल्यूशन की तो बात नहीं आती, यानी कि ये होगा यूनिक सॉल्यूशन का केस, ये होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस। ये हमने अभी डिस्कस किया था, है ना। इसको मैं नॉन ट्रिवियल भी बोलता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसमें हमें सिर्फ ए बी सी के बीच में रिलेशन ही पूछा और राइट हैंड साइड में भी कोई भी इसमें से टर्म इंक्लूड नहीं की, तो इसको अभी डेट वाले मेथड से सॉल्व करना इजी रहेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमने एग्जाम में देखना है कि कौन से मेथड से फ्रेंड इजी रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन तो दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में देखते हैं कि ये कौन से मेथड से इजी रहता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, और मुझे एक्स वाई जेड क्या गिवन था कि वो नॉन जीरो सॉल्यूशन है ना, नॉन जीरो मींस दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसका जो ए मैट्रिक्स मेरे पास आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 2 2a a 2 3b b और 2 4c c। इसका फ्रेंड डेट क्या आएगा, इसका डेट 0 होगा, तो इसको डेट ही कर लेते हैं सीधा ही, इसका डेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहां भी डेट कर लेता हूं और फिर क्या होगा देखना, 2 3b 4c bc माइनस 2a। तो जब मैं इसको निकालूंगा ये होगा 2 2 b c, ठीक है। ये कितना आएगा, a 2 2 3b 4c इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें इसमें से क्या होएगा, 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 3bc माइनस 4cb, ये कितना आएगा 2a 2c माइनस 2b प्लस a 8c माइनस 6b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये कितना आएगा देखिए, ये होएगा माइनस 2bc, ये होएगा माइनस 4ac प्लस 8ab प्लस 8ac माइनस 6ab इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना फ्रेंड। इसको जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये होएगा माइनस 2bc, ये देखिए 8 माइनस 4 होगा 4ac, ये किसके इक्वल होगा, और साथ में मेरे पास आ गया प्लस 2ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो आया कि
जो माइनस वाली टर्म है मैं उसको वहां लेके जाता हूं, यानी कि मेरे पास आया कि 2ab इज इक्वल टू हाँ 2ab इज इक्वल टू 2ab इज इक्वल टू 2bc प्लस 4ac, ठीक है, प्लस 4ac, ये मेरे पास रिजल्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार इसमें से कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। टीबी 4c bc ओके माइनस 2a 2 bc हो गया, ठीक है, प्लस a ये 2 हो गया, 3b हो गया, 4c हो गया, ठीक है, ओके 2 a और 2 3b b और 2 4c c, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3bc हो गया माइनस 4c भी हो गया, माइनस 2a 2c हो गया माइनस 2b हो गया, प्लस a 8c हो गया माइनस 6b हो गया, ठीक है। ब्रैकेट कितना हुआ देखिए, ये हो गया 6bc, अच्छा ठीक है, इसको मैंने पहले माइनस कर दिया, ये हो गया माइनस bc और माइनस 2bc हो गया, ये कितना हुआ माइनस 4ac, ये कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 4ab आना था, यहाँ 4ab आना था फ्रेंड्स, ओके ठीक है ना, ठीक है। यहाँ आ गया 8ac और यहाँ आ गया 6ab, ओके। अब यहाँ कितना आ गया, हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आएगा माइनस 2bc, ओके, और यहाँ आएगा माइनस 4ac और प्लस 8ac, यानी कि प्लस का 4ac आएगा, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2ab आएगा, ठीक है। अब ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक आपकी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान से करना है आपने। 4ac यानी कि 4ac इज इक्वल टू 2ab और 2bc, ठीक है ना फ्रेंड। अब मैं ऑप्शन की तरफ देखता हूं, ऑप्शन में मुझे abc आर इन ap a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, abc आर इन gp 1 अपॉन a 1 अपॉन b 1 अपॉन c आर इन ap, ठीक है, ये कुछ है वैसे, ठीक है। तो मेरे पास एक ap की कंडीशन होती है व्हेन abc आर इन ap, है ना, व्हेन abc आर इन ap देन 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है फ्रेंड, है ना। जब हम ap सीरीज करेंगे, वैसे आपने 10th क्लास में भी की है, जब हम लेकिन ap सीरीज करेंगे अच्छे से तो हम इसको सीखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड। अभी के लिए फिलहाल आपने ये चीज याद रखनी है, जो चीज बीच में होती है वो उसका ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ अनदर टू नंबर्स, ठीक है ना। तो जब जीपी होती है ना, जब फ्रेंड जीपी होती है, जब जीपी होती है तो जब 3 नंबर जीपी में है, यानी कि ए बी सी जब जीपी में है तो क्या होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता है ना। तो ये आपने याद रखना है ना। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाली फॉर्म बनानी होगी, है ना। तो मैं क्या करूं कि मैं इसको जब एबीसी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बनेगा देखना। जब मैं इसको एबीसी से डिवाइड करूंगा और इसको पहले 2 कॉमन लेके 2 को कटिंग कर दूंगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाली फॉर्म समथिंग बन रही है ना। यहाँ 2 वाली फॉर्म आ रही है ना, बट बी ए सी तो बन नहीं रहा। अब इसको मैं एबीसी से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 2 अपॉन बी तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये वाली फॉर्म बन गई है ना। तो इसमें अब सिंगल एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब जब हम देखें तो फ्रेंड जो ऑप्शन मेरा फोर्थ है वो मैच कर रहा है ना, बिकॉज उन्होंने कहा कि 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी आर इन एपी। अब देखें ध्यान से, जब ये 3 टर्म्स एपी में है, ये कह रहा है कि ये 3 टर्म्स एपी में, यस ये एपी में है बिकॉज इसका ट्वाइस है ना, उस ये दोनों साइड के एट के इक्वल है ना। सो ऑप्शन 4 इज ट्रू, ठीक है ना फ्रेंड। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट इसका होना चाहिए, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल इसका जनरल कंसेप्ट है, तो ये इजी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई 2020 में आया है, उसको देखते हैं। फॉर विच फॉलोइंग ऑर्डर पेयर न्यू एंड डेल्टा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 3z is equal to 1, 3x plus 4y plus 5z is equal to mu, 4x plus 4y plus 4z is equal to delta is consistent. First option is 1 0, second option is 4 6, third option is 3 4 and fourth option is 4 3, ठीक है फ्रेंड। सो देखते हैं इसमें पहले गिवन क्या है।
हमें गिवन है कि एक इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू न्यू। एक इक्वेशन है मेरे पास 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है गिवन, तो आपने कंसिस्टेंट को देखते हुए इसमें से न्यू और डेल्टा के फॉर्म निकालने। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है ना। ओके, सॉल्यूशन। तो इसको जब न्यू और डेल्टा पूछा, डेफिनेटली इसमें एक्सपोनेंशियल वाला मेथड अप्लाई होगा, बिकॉज इसमें बी भी इंक्लूडेड है टर्म, है ना। तो न्यू और डेल्टा जो मेरा है वो बी वाले कॉलम मैट्रिक्स में है, सो देयरफॉर मैं इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखूंगा, यानी कि मैं इसमें एक्सटर्नल फॉर्म अप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आएगा 1 न्यू एंड डेल्टा। ठीक है, अब एक्सटर्नल फॉर्म अप्लाई करूंगा, यानी कि R2 में मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा R2 - 3R1। ठीक है ना फ्रेंड, ये आपको समझ आ गया, अब मैं सीधा ही अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, R3 - 4R1। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं ये दोनों जीरो करूंगा। जब मैं R2 में ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, देखना फिर क्या होगा। 3 ये होगा 0, ये होगा 4 - 6 ये होगा -2, 5 - 9 ये होगा -4। ठीक है ना, और मेरे पास ये कितना होगा, ये होगा न्यू -3, है ना। अब नेक्स्ट देखें, ये होगा 4 - 4 यानी कि 0, ये होगा 4 - 8 यानी कि -4, ये होगा 4 अपना ये होगा 4 - 12 यानी कि -8 होगा, ये होगा डेल्टा -4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसकी हेल्प से 0 करना है ना, तो ठीक है, अब देखना क्या होगा। यस, अब मैं R3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो R3 - R2 होना चाहिए। यस, R3 - 2R2 होगा। जब R3 - 2R2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो 1 2 3 1 0 - 2 -4 न्यू -3। ठीक है ना, ये कितना होगा, देखिए कितना होगा, -4 और माइनस प्लस है ना, ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा देखिए, अब मैं डेल्टा -4 यहां लिख लूं, ये R3 का एलिमेंट है, -2 इंटू न्यू -3। अब न्यू -3 डेल्टा -4 यानी कि 2 न्यू प्लस 6 हो गया, तो कितना हो गया, डेल्टा -2 न्यू प्लस 2। ठीक है, डेल्टा -2 न्यू प्लस 2 आ गया। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक, अब इन्होंने वर्ड यूज किया है कि जो मेरे पास ये चीज है ना वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है ना। अब कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, कंसिस्टेंट का ये मीनिंग है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, है ना। एंड ठीक है ना, ये तो बात पक्की है ना। और फिर नंबर ऑफ वेरिएबल की बात होती है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू n हो तो यूनिक, जब लेस देन n हो तो अपना जो है वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब देखें इसमें फ्रेंड देखिए, इसमें जो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना कि रैंक ऑफ इसमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो कितना है। जब ये वाली टर्म नॉन जीरो हो, जब ये वाली टर्म सपोज करो नॉन जीरो हो, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, 3 होगा, बिकॉज इसमें एक टर्म नॉन जीरो होगी। बट रैंक ऑफ ए कितना है फ्रेंड, ये 3 है, बट रैंक ऑफ ए कितना है, ये है सॉरी 2, क्योंकि इसमें ये टर्म 0 आ गई। रैंक ऑफ ए की कौन सी मैट्रिक्स होती है, बस यही मैट्रिक्स होती है, तो ये कितना आ गया 2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंट के लिए, बिकॉज कंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, इसको डेफिनेटली फ्रेंड 0 होना पड़ेगा ना। तो जब डेल्टा -2 न्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो डेल्टा -2 न्यू की वैल्यू क्या आएगी, -2 के इक्वल होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रेंड, -2 के इक्वल होगी, है ना। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है ना। ठीक है, अब मैंने बेसिकली न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मैं इसको अब बाय ऑप्शन भी कर सकता हूं फ्रेंड। तो ठीक है, अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, मैं देखता हूं कि कौन से
जो मेरे पास पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब इसको मैं बाय ऑप्शन भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो जो मेरे पास पहला ऑप्शन है फ्रेंड वो है, देखते हैं इसमें 10 सेटिस्फाई होता है कि नहीं। जो मेरे पास ऐसा पॉइंट गिवन है कि म्यू डेल्टा, अब मेरे पास पहला पॉइंट है 10, जब मैं इसकी वैल्यू 10 पुट करूंगा, जब मैं इसकी वैल्यू 10 पुट करूंगा तो ये आएगा 10, है ना। तो कितना आएगा, ये होगा -2 = -2 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया, है ना। अब मैं जब 4 6 पुट करूंगा, तो मैं 4 6 पुट करूंगा तो न्यू की वैल्यू कितनी होगी, -8, तो 6, ये होगा -2, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा करने से दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। 4 जब मैं यहां पुट करूंगा, 4 -2 8 हो गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर देगा। ऐसा करते हैं कि कोई इसके लिए कुछ और अप्लाई करके देखते हैं, हाँ। ये वाले बाय ऑप्शन तो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो मेरे पास एक इक्वेशन ही आ गई, है ना। अब ये देखते हैं कि यहां से देखें, जब मैं फ्रेंड इसको भी 0 करूं, जब मैं न्यू -3 को 0 करूं, तो इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होएगा, बिकॉज जब मैं सपोज करो इसको भी, ये तो 0 आ गया, है ना। जब मैं सपोज करो इसको भी 0 कर देता हूं, तो क्या होगा, जब मैं सपोज करो कि न्यू -3 को यहां 0 पुट कर दिया, है ना, जब ये भी 0 हो गया, तो क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा। इसका रैंक कितना हो गया, इसका रैंक कितना है, मतलब आर्गुमेंट ऑफ रैंक ऑफ ए कितना है, नॉन जीरो रोज कितनी है, इसमें 2 है ना, सो रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए, अब रैंक ऑफ मैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की बात करूं तो वो कितना होगा, डेफिनेटली ये सारी की सारी मेरे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हैं। अब देखूं तो जो ये वाली रो है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बीच में ही आती है ना। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में जो ये एलिमेंट है वो कितने हैं, वो कौन है, नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसकी डेफिनेटली कंसिस्टेंसी के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना, जब मैंने इसको 0 किया। तो बिकॉज रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए हो रहा है ना, तो ये तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट है और इनफिनिटी मैनिपुलेशन है ना, तो ये तो अप्लाई हो रहा है। तो मैंने इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, यानी कि जो न्यू की मेरे पास यहाँ से वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई, ठीक है ना फ्रेंड। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ करके देखता हूँ तो कितना आएगा, 3 -2, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 + 6, यानी कि जो वैल्यू कितनी आ गई डेल्टा की, 4 आ गई। अब जो यहाँ से ऑप्शन बन रहा है वो 3 और 4 का ऑप्शन बन रहा है 3 फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऑप्शन 3, सो इट इज ट्रू, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम उसको वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वो वैसे सारे के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, सो देयरफॉर हमने इसको ऐसा किया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।